डियर फ्रेंड हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं IBO 5 यूनिट 1। ठीक है, इसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक। ये इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक होता क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट एज एनी अदर एक्टिविटी इन मार्केटिंग। जैसे कि मार्केटिंग में हमें बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, इसी तरीके से सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ये है कि गुड्स को डिलीवर करना हमारे बायर्स तक। दिस इज़ मोर ट्रू ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर कॉम्पिटिशन इज फायर्स एंड सप्लायर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल. Quite often, the most crucial part in export trade is the timely delivery of goods and at a reasonable cost by the exporter to the importer. In fact, the prospective buyer may be willing to pay even higher for timely supplies. यानी कि इसमें यही कहा गया है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उस वो इम्पोर्टर को टाइमली गुड्स को डिलीवर करे, यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसको टाइम पे उसकी गुड्स मिल जाए। अगर हम बात करते हैं बायर्स की, तो बायर को अगर टाइमली सामान मिल जाता है, ठीक है, तो उसके लिए वो ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। But the emergence of logistics as an integrated activity, with the movement of raw material from their source of supply to the production line and ending with the movement of finished good to the marketing logistics system, customer has been a development of the last couple of decades. यानी कि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। यानी कि हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है सप्लायर से, ठीक है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक फिनिश गुड्स का में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम उस फिनिश गुड्स को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर उनको डिलीवर करते हैं। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक का कंसेप्ट क्या है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज़ इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड एट अ प्रॉफिट। यानी कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक का मतलब यही होता है कि हमने क्या करना है, रॉ मटेरियल को सप्लायर से लेना है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हमें उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, टाइमली गुड्स अवेलेबल कराने हैं और साथ ही साथ एक बिज़नेस को प्रॉफिट भी अर्न करना है। As a concept, it means the art of managing the flow of raw material and finished good from the source of supplier to the user. These activities include transportation, warehousing, inventory control, order processing, and information monitoring. These activities are considered primary to the effective management of logistics because they either contribute most to the total cost of logistics or they are essential to effective completion of the logistic task. However, the firm must carry out these activities as essential part of providing customer with the goods and services they desire. यानी कि यहाँ पे यही कहा गया है कि जो हमारी लॉजिस्टिक मार्केटिंग होती है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड गुड्स को जो हमारे कस्टमर उनको उन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, उन गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि सप्लायर से हमारे प्रोडक्शन यूनिट तक लाने के लिए भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन यूनिट से वेयर हाउसिंग तक लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेयर हाउसिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्शन प्लेस से, ठीक है, फिनिश गुड्स को क्या एक जगह स्टोर कर सके ताकि हम इजीली अपने कस्टमर को गुड्स क्या प्रोवाइड कर सके। इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि हमने वेयर हाउस तो ले लिया, ठीक है, अब वेयर हाउसेस के अंदर क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, स्टॉक भी होना चाहिए, गुड्स भी होनी चाहिए जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है हमारे कस्टमर के लिए। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, कैसे अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हम अपने लॉजिस्टिक सिस्टम के थ्रू। यानी कि जितना अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम होगा उतनी अच्छी हम सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर जितने भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उन सब में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, यानी कि
अब हमें टोटल कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा लॉजिस्टिक सिस्टम में, यानी कि हम लॉजिस्टिक सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे लॉजिस्टिक सिस्टम का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो लॉजिस्टिक सिस्टम में क्या है, सर्विस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करो, टाइमली प्रोवाइड करनी है, सही प्लेस पे प्रोवाइड करनी है, और कम से कम प्राइस में, कम से कम कॉस्ट में गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। अब मार्केटिंग लॉजिस्टिक की ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज कस्टमर सर्विसेज एंड मिनिमम द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यानी कि हमें कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना है कम से कम कॉस्ट में। यही मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग लॉजिस्टिक का, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट। फर्स्ट, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है, टाइमली गुड्स को अवेलेबल करवाना है, यानी कि सपोज करो हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब कस्टमर को गुड्स तो चाहिए आज, और हम उनको डिलीवर कर रहे हैं कल, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो कल उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? जब उनको रिक्वायरमेंट आज की है, तो हमें टाइमली अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। रिड्यूस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लॉजिस्टिक सिस्टम का यूज़ करें, तो हम जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम आए। जनरेटिंग एडिशनल सेल, यानी कि जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से, तो फिर से हमें क्या करेगा, गुड्स को ऑर्डर करेगा, हमारे पास फिर से डिमांड करेगा उन गुड्स की। क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, यानी कि सही टाइम पे सही प्लेस पे हमें गुड्स को कस्टमर को अवेलेबल कराना है, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में। प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? जब भी हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और रॉ मटेरियल क्या होता है? कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सीजनल वाइज होते हैं, जो सीज़न में तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, लेकिन जब उनका सीज़न नहीं होता तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी जो प्राइस है वो क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो प्रोड्यूसर को ये ध्यान रखना है कि जो गुड्स के, जो रॉ मटेरियल के प्राइस है वो स्टेबल रहे, यानी कि उस समय वो स्टॉक कर ले जब उनकी प्राइस क्या है, कम है, ताकि उसको दिक्कत ना आए, ताकि जब प्राइस ज़्यादा हो तो उस प्रोडक्ट प्राइस पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग लॉजिस्टिक के। उसके बाद आता है 7R फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि 7R फ्रेमवर्क क्या होता है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का। फर्स्ट है राइट प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर ने जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की है वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। हमारे मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड करता है, किस तरीके की उसको क्वालिटी चाहिए, किस तरीके का उसको मटेरियल चाहिए अपने प्रोडक्ट में। ठीक है। उसके बाद सेकंड, राइट कस्टमर, यानी कि जो भी हमें प्रोडक्ट बनाए हैं वो राइट कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है राइट टाइम, यानी कि जिस टाइम पे उसको रिक्वायरमेंट है, कम से कम टाइम में हमें अपने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने हैं, मिनिमम टाइम में। फोर्थ है राइट प्लेस, सही प्लेस पे हमें गुड्स को क्या करना है, डिलीवर करना है राइट कंडीशन में। यानी कि ये तो देख लिया कि राइट प्रोडक्ट है, कस्टमर भी सही है, टाइम पे भी हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, राइट प्लेस भी है, लेकिन हो सकता है कि हमारे गुड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही कंडीशन में होने चाहिए, यूजेबल कंडीशन में होने चाहिए। राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि कस्टमर ने मंगाए तो 2 प्रोडक्ट थे, लेकिन हमने उसको डिलीवर एक ही प्रोडक्ट किया, तो कस्टमर क्या होएगा, परेशान होएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, तो हमारी सेल्स जो है वो एडिशनल सेल नहीं बढ़ेगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि राइट क्वांटिटी में कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, राइट कॉस्ट में, यानी कि हमें अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ज़्यादा कॉस्ट ना आए, क्योंकि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, तो ये सारी कॉस्ट को भी हमें क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। ये थे हमारे 7R फ्रेमवर्क्स ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। मार्केटिंग लॉजिस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है? इन्वॉल्विंग गेटिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी कि सही प्रोडक्ट सही कस्टमर तक सही जगह और सही समय पे पहुंच जाना चाहिए।
कंपनीज टुडे प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन लॉजिस्टिक। कंपनी आज के समय में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है लॉजिस्टिक सिस्टम पे। क्यों दे रही है? बिकॉज कस्टमर सर्विसेज एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हैव बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आज के समय में अगर हम देखें तो कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हमारी डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ेगी, लॉन्ग टाइम तक हमें प्रॉफिट होगा और हम कंपटीशन में भी क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस तरीके से हम इस कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ चुके हैं मार्केट में, वो भी सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएं बाकी प्रोडक्ट से, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके, टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल करा के, सही कंडीशन में, सही प्लेस पे, सही टाइम पे, सही प्रोडक्ट हमें कस्टमर को अवेलेबल कराना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई भी होगा, उसको अच्छी से अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएंगे और हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी बना रहेगा और वो कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। उसके बाद है लॉजिस्टिक इज़ अ मेजर कॉस्ट एलिमेंट फॉर मोस्ट कंपनीज। यानी कि बहुत सारी कंपनीज के लिए लॉजिस्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। द एक्सप्लोजन इन प्रोडक्ट वैरायटी है क्रिएट अ नीड फॉर इम्प्रूव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। क्योंकि आजकल प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है, इसीलिए भी हमें अपना जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर मेजर गेन इन डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। यानी कि आजकल जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो रहे हैं। टाइमली हर कोई जो इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, अपने कस्टमर को जल्दी से जल्दी कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहता है कम प्राइस में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है गेन अर्न करने की। तो इसलिए जो है हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक क्या होता है और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत कम स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक अगर लॉजिस्टिक की बात करें तो ये जो ट्रेड होता है वो एक ही कंट्री के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज़ है वो कम इन्वॉल्व होती है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन फ्लो। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से गुड्स जो है वो इनफ्लो होती है और आउटफ्लो किस तरीके से होता है गुड्स का। सेलर, अगर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की बात करें तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेलर, बायर और ट्रांसपोर्टेशन कैरियर, यही जो है चेन होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की तो वहाँ पे है यूएस सेलर। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक इनलैंड करियर। तो यहाँ पे क्या है, अगर यूएस सेलर की बात करें तो यूएसए का बैंक इन्वॉल्व है, यूएसए की गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, यूएसए के इनलैंड कैरियर है, यूएसए का एग्जिट पोर्ट है जहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ओशियन एयर कैरियर का यूज़ किया जा सकता है, सी का यूज़ किया जा सकता है, एयर कैरियर का यूज़ किया जा सकता है। अब इस कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाएगा तो दूसरी कंट्री में क्या होगी, एंट्री होगी गुड्स की, फॉरेन पोर्ट्स पे एंट्री होगी। ठीक है, फॉरेन इनलैंड कैरियर का यूज़ किया जाएगा, फॉरेन बैंक का यूज़ किया जाएगा, फॉरेन की गवर्नमेंट एजेंसी का यूज़ किया जाएगा, फॉरेन के रूल्स या रेगुलेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमारा जो गुड्स है वो फाइनल इम्पोर्टर तक पहुंचता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में। फर्स्ट डिफरेंस है कि डोमेस्टिक करेंसी यूज़, यानी कि अगर हम डोमेस्टिकली अपनी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होती है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम ट्रेड करते हैं तो दो कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट करेंसी इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सचेंज रेट पे भी ध्यान देना पड़ता है। वन नेशन रेगुलेशन ऑन कस्टम प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, पैकिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की बात करें तो सिर्फ एक ही कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन, कस्टम प्रोसीजर होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होंगे, यहाँ पे पैकेजिंग लेबलिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही कंट्री के अकॉर्डिंग होगी।
लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात करें तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है। हमारी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन अलग है, दूसरी कंट्री के रूल्स या रेगुलेशन अलग है, तो वहाँ पे रूल्स या रेगुलेशन अलग अलग अप्लाई होंगे। कस्टम क्लियरेंस में भी टाइम लगता है, डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो मोस्ट गुड ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक और रेल। अगर हम डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक में जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रक या रेल के द्वारा। लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में एयर और सी ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया जाता है जब हम दो कंट्री के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। जनरली शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट लीड टाइम एंड स्मॉल इन्वेंट्री लेवल। अगर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक की बात करें तो डिस्टेंस भी शॉर्ट होता है, टाइम भी कम लगता है और इन्वेंट्री लेवल भी कम होता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्गर लीड टाइम एंड द नीड फॉर हायर इन्वेंट्री लेवल। और अच्छे से समझ लेते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सिस्टम है उसको मेन 3 मेजर फैक्टर में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल मैकेनिज्म ऑफ डूइंग द बिजनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, डोमेस्टिक में कम कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। First, a logistic cost is likely to account for a much higher proportion of the delivery cost of the product in international trade। यानी कि अगर हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो डिलीवरी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक लॉजिस्टिक। सेकेंड पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ डूइंग बिजनेस आर मच मोर कॉम्प्लेक्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक देन डोमेस्टिक लॉजिस्टिक। यानी कि जो बिज़नेस करने का तरीका है, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ की जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अलग है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस। इन्वायरमेंट की बात करें तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट है, बैंकिंग सिस्टम है, वो डोमेस्टिक सिस्टम का बहुत ही डिफरेंट है, अलग है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो पॉलिटिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने की तो वहाँ के जो पॉलिटिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अननोन होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता कि क्या रूल्स या रेगुलेशन हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंट्री में बिजनेस करना, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। उसके बाद आते हैं हमारे रिसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। वेरियस डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक अफेक्टिंग बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड हैव इंक्रीज द इमरजेंस ऑफ लॉजिस्टिक एज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैंक ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इन द डेवलप्ड कंट्री। यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिमांड साइड से और सप्लाई साइड दोनों ही तरफ से, क्योंकि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। द सप्लाई ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ अ सर्विसेज ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इन ब्रॉड टर्म दिस कैन बी समड अप एज डीरेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यानी कि क्या हो रहा है कि जो हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छा लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, जितने भी उसमें रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटाई गई। ओवर सप्लाई एंड फॉर कंपटीशन एट अ टाइम ऑफ रिसेशन लीडिंग टू अ बैटल फॉर सर्वाइवल इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मोस्ट नोटिसेबल इन द वर्ल्ड शिपिंग, ठीक है। एंड उसके बाद है अमेंडमेंट टू लेजिस्लेशन स्टैट्यूटरी कंट्रोल इनकरेजिंग ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन फील्ड। यानी कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास था, गवर्नमेंट के पास जो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था ट्रांसपोर्टेशन का। तो गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक सिस्टम का जो इंक्रीज़ है, डिमांड है, वो देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको प्राइवेट हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया गया। प्राइवेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की इन द वर्ल्ड शिपिंग। यानी कि शिपिंग की दुनिया में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने पढ़ा जिसमें
पोर्ट्स की डेवलपमेंट में, जैसे कि पोर्ट्स की जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि जो बहुत सारे प्राइवेट है उनके मॉडर्नाइजेशन करना, बहुत सारे टर्मिनल्स को बनाना, बहुत सारे पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन करना, तो प्राइवेट हाथों में दे दिया, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन था, जो डिमांड सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की नीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर, बिगर एंड मोर इफिशिएंट कंटेनर शिप, यानी कि अब क्या हुआ कि कंटेनर शिप्स को भी लाया गया लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर। One of the crucial facility development in the field of international trade logistics on the supply side has been the emergence and the rise of containerization, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है की डेवलपमेंट होना हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम की। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम में कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट भी क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, ठीक है, जिसमें हम कंटेनराइजेशन का यूज़ करते हैं। Over 90% of the general cargo traffic on some major world sea route move by container in specialized cellular vessel constructed to optimize कंटेनर लोडिंग स्पेस, यानी कि अब क्या हुआ कि जितने भी हमारे कार्गो थे, जनरल कार्गो थे, ठीक है, उनको हम क्या करते थे, डिलीवर करते थे, उनको शिप करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब कंटेनराइजेशन का यूज़ आने की वजह से क्या हुआ कि जो टाइम है वो भी कम लगता है, ठीक है, गुड्स की अनलोडिंग लोडिंग भी ईजिली हो गई है, और साथ ही टाइम भी बच रहा है, गुड्स जो है वो बहुत ही जल्दी डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा स्पेस है, कंटेनराइजेशन की वजह से स्पेस भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बच पा रहा है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल लिंक्स इन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन चेन आर इंक्रीज बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स इन कंटेनर, यानी कि जब गुड्स को कंटेनर में मूव किया जा रहा है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चेन है, ठीक है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, गुड्स की मूवमेंट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि कंटेनर का यूज़ किया जा रहा है, तो उनकी लोडिंग डीलोडिंग, ठीक है, वो ईजी हो गई है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टाइम में क्या कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं। कम कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट भी कम आ रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी क्या आ रही है, कम से कम आ रही है, यानी कि जब हम कंटेनर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी क्या होगी, पर कंटेनर आएगी। लेकिन अगर हम कंटेनर का यूज़ नहीं करते, यूनिट वाइज बल्क ब्रेक बल्क का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी, हमारी लोडिंग डीलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम में। दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंडलिंग, ठीक है, रिड्यूस द हैंडलिंग कॉस्ट एज वेल एज अनप्रोडक्टिव टाइम इन ट्रांजिट, हैंडलिंग कॉस्ट भी बचती है और टाइम भी सेव हो रहा है। पैकिंग रिक्वायरमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ कार्गो एंड पिल्फरेज एंड, तो इससे क्या हुआ है कि जो पैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैकिंग नहीं करनी पड़ रही, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो हमारा डैमेज है उससे भी हमारा जो गुड्स है वो बच पा रहा है। अगर हम कंटेनर का यूज़ करें तो हमारे गुड्स डैमेज भी नहीं हो पा रहे हैं, डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल इंटरनेशनल एफर्ट टू रिड्यूस द बैरियर to container movement, container have been able to penetrate further and further into the inland distribution system, thus helping to realize the advantages of international इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कंटेनराइजेशन का यूज़ करने की वजह से हम अपने गुड्स को ईजिली और बहुत ही टाइमली गुड्स जो है वो डिलीवर कर पा रहे हैं, और इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर पा रहे हैं। इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम गुड्स अपने शिपर के प्रमाइसिस से, जो हमारा एक्सपोर्टर है, वो अपने गुड्स को अपने प्रमाइसिस से इम्पोर्टर की प्रमाइसिस तक इजीली डिलीवर कर सकता है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर हम कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं टाइम को बचाने के लिए, कॉस्ट को बचाने के लिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, यही थे हमारे आज का कंसेप्ट। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।